हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू इल्मियात फाउंडेशन। मैं हूं नदीम अहमद। तो दोस्तों, हाल के दिनों में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 जारी की है, जिसका शीर्षक है 8 बिलियन लाइव्स इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज, द केस फॉर राइट्स एंड चॉइसेस। रिपोर्ट के मुताबिक अब चीन नहीं, भारत दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में लिखा है कि भारत और चीन की आबादी में अब केवल 29 लाख का अंतर है, जिससे भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। आज के समय के आंकड़ों को अगर देखें तो हर रोज़ चाइना में 50,000 बच्चे जन्म ले रहे हैं, जबकि भारत में हर रोज़ 86,000 बच्चे जन्म ले रहे हैं। पूरी दुनिया की आबादी का 35.4% हिस्सा केवल भारत और चीन में ही रह रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जून महीने में भारत की जनसंख्या 1,42,86,00,000 होगी, जबकि चीन की जनसंख्या 1,42,57,00,000 होगी। तो आने वाले जून महीने में भारत और चीन की आबादी में कुल 29 लाख का फर्क हो जाएगा। साल 1950 के बाद से लगातार चीन की आबादी बढ़ रही है और चीन लगातार दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बना हुआ था। लेकिन पिछले साल 2022 में चीन की जनसंख्या में 85,000 लोगों की कमी आई। चीन की आबादी में 1961 के बाद से ये पहली बार इस तरह की गिरावट देखने को मिली थी। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों की। इसमें पहला पॉइंट है TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसे हिंदी में हम जन्म दर के नाम से भी जानते हैं। एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है, इसे हम टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR कहते हैं। तो दोस्तों, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक महिला औसतन 2.0 बच्चों को जन्म देती थी। अगर ये औसत ऐसे ही चलता है तो भारत की पॉपुलेशन कम होनी शुरू हो जाएगी। वहीं अगर पास्ट की बात करें तो भारत का फर्टिलिटी रेट यानी जन्म दर बहुत ही अधिक थी। साल 1993 से 1994 के बीच भारत की जन्म दर 3.4% थी और 1951 में पहली जनगणना के समय भारत की जन्म दर लगभग 6% के करीब थी, जिससे भारत की जनसंख्या में एक तरह का जनसंख्या विस्फोट देखने को मिला। अगर उस समय पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए मेजर स्टेप्स लिए गए होते तो शायद आज हम 1 अरब का आंकड़ा भी पार ना कर पाते। अब बात करते हैं मृत्यु दर की, क्योंकि अगर किसी भी देश में बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे और लोग औसतन कम मरेंगे तो भी उस देश की आबादी लगातार बढ़ती रहेगी। अगर हम मृत्यु दर के आंकड़ों पर नज़र डालें तो आज़ादी के बाद भारत में मृत्यु दर 1000 लोगों में 22.2 थी, जो कि लगातार कम हुई है। और साल 2020 के आंकड़ों के मुताबिक मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर 7.4 पर आ गया है। यानी कि साल 2020 में 1000 लोगों पर केवल 7.4 लोगों की मृत्यु हो रही थी। इसलिए अगर किसी देश की आबादी कम करनी है तो वहाँ के फर्टिलिटी रेट को मोर्टेलिटी रेट से कम रखना होगा, यानी कि जन्म दर को मृत्यु दर से कम रखना होगा। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक किसी देश की आबादी अगर स्थिर रखनी है, यानी कि आबादी ना तो घटे और ना ही बढ़े, तो उस देश को रिप्लेस रेट मेंटेन करना होगा। अब ये रिप्लेस रेट क्या है, तो यूनाइटेड नेशन ने 2.1 रिप्लेस रेट बताया है, लेकिन भारत का फर्टिलिटी रेट 2.0 है, यानी कि 2.1 से कम है। इसका अर्थ ये है कि भारत की आबादी आने वाले दशकों में कम हो जाएगी। जिस तरह 90 के दशक में चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी, जिसका असर ये हुआ कि साल 2022 में चीन की आबादी में 85,000 की गिरावट देखने को मिली। वहीं अगर बात करें अन्य देशों की, तो जैसे जापान में बीते साल 15,80,000 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि केवल 8 लाख बच्चों ने ही जन्म लिया। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जापान में 8 लाख की आबादी कम हुई। इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए जापान सरकार अपने लोगों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित राशि दे रही है। दुनिया में सबसे कम फर्टिलिटी रेट साउथ कोरिया का है, जो कि केवल 0.78% है। संयुक्त राष्ट्र के 2.1 के रिप्लेसमेंट से भी आधे से भी कम है। यानी अगले 20 से 30 वर्षों बाद साउथ कोरिया की आबादी लगभग आधी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। अगर पॉपुलेशन के निगेटिव इम्पैक्ट को देखें तो भारत के उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है, तो भारत सरकार को अपने लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना मुश्किल हो जाएगा। नौजवानों के लिए रोजगार देना पड़ेगा, ज़्यादा आबादी को रहने के लिए ज़्यादा शहर व गांव बसाने होंगे, जिसके लिए जंगलों को काटना पड़ेगा वगैरह वगैरह। वहीं अगर बात करें ज़्यादा आबादी के फ़ायदों की, तो भारत में 68% आबादी 15 से 64 वर्ष के आयु के बीच है। यानी कि भारत के पास बहुत बड़ी वर्कफोर्स है,
क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा नौजवान देश है, जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और देश में डेवलपमेंट होगा। वहीं भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। और जैसा कि भारत कई दशक से यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने की कोशिश कर रहा है, भारत की इस कोशिश को भी बल मिलेगा, क्योंकि अगर भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश होगा तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत दुनिया की बहुत बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करेगा। ये पूरी रिपोर्ट जनगणना के आधार पर बनाई गई है। भारत में हर 10 साल बाद जनगणना होती है। आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी, जिसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस जनगणना को डिले कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक भारत सरकार ने जनगणना कराने का कोई भी प्रयास नहीं किया है। हालांकि भारतीय जनगणना विभाग के द्वारा सभी राज्यों को हाल ही में एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वो अपने जिलों और तहसीलों का क्षेत्र चेंज ना करे अगले 3 महीनों तक। और ऐसा तभी होता है जब भारतीय सरकार जनगणना करने की तैयारी करती है, क्योंकि भारतीय सरकार जब जनगणना करती है तो किसी भी तरह की क्षेत्र में चेंजिंग को रोक दिया जाता है, क्योंकि जनगणना के आंकड़ों से सरकार को बहुत मदद मिलती है। अगर जनगणना हो जाती है तो इससे देश के विकास के लिए सरकार को नीति बनाने में काफ़ी सहायता मिलती है। तो दोस्तों, जैसा कि अब आपको पता ही लग गया होगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन गया है। भारत के सबसे बड़े आबादी वाले देश बनने के बाद अब जनरल नॉलेज की किताबों से ये सवाल चेंज करना होगा कि दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा है, क्योंकि बचपन से अब तक हम चीन को ही सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश लिखते आ रहे थे, लेकिन अब हमें इसकी जगह भारत को लिखना होगा। तो दोस्तों, ये था हमारे आज के वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा आपको पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।